नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज हमारे साथ फिर से आप सभी के चहेते आपने बहुत प्यार दिया और मुझसे कहा कि लेवी जी को बार-बार बुलाएँ। तो आज वेलकम टू यहूद हनूद शो और इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि मॉस्को में जो ये टेरर अटैक हुआ है, उससे इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, जो इंटरनेशनल डिमेंशंस हैं रशिया यूक्रेन को लेके आईएसआईएस और रशिया को लेकर के तुर्की को लेकर के चूंकि कहा जा रहा है कि ये जो आए थे अटैकर्स ये तुर्की के किसी इमाम के टच में थे और आने से पहले तजाक ये सारे ताजिक थे ये रशिया में आने से पहले ये तुर्की में थे और तुर्की से वहां आए थे ऐसी खबरें आ रही हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा आज डिमिट्री मेडवेडेव ने अपना एक ट्वीट भी किया है और ही हैज गिवन अ वेरी चिलिंग वार्निंग ही हैज यूज्ड वेरी रफ वर्ड्स इवन बास्टर्ड्स एंड ऑल दैट तो उन्होंने कहा कि हम एक एक को ढूंढ के निकालेंगे और जिसे कह रहे हैं धर्मेंद्र की भाषा में चुन चुन के मारेंगे तो ये उनका आज का ट्वीट था अमेरिका इसको बता रहा है कि हमने तो पहले ही बता दिया था मगर रशिया ने सीरियस नहीं लिया रशिया कह रहा है इसमें यूक्रेन एंगल भी है तो क्या है ये सब जानने का प्रयास करेंगे हमारे और आप सबके चहेते लिवाई जी से लिवाई जी शलोम और आपको राम राम और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सारे श्रोताओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं होली की शुभ अवसर पर। जी थैंक यू इनवाइट करने के लिए। और ये जो बड़ा बहुत गंभीर और सैड टॉपिक जो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मुझे मेरे चहेते होम टाउन जो है मुंबई अटैक्स की याद दिलाते हैं। इससे ज़्यादा लोग वहाँ पे मरे थे और जो टेरर अटैक्स हुए थे और वो मैं कभी भूलूँगा नहीं। जो ट्रॉमा हम सब भारतीय गुज़रे उससे और जब मैंने वो देखा, उनके वीडियो क्लिप्स देखे, वैसे ही जैसे अजमल कसाब ने सीएसटी स्टेशन पे उसके जो थे, वैसे ही हमने देखा और ये फिर से दोबारा रिपीट हुआ। हम तो यही सोच रहे थे ये कब खत्म होगा, ये खूब बर्बरता। तो बहुत दुःख हुआ है। और जैसे आपने कहा कि ये तजीक लोग थे और आपको पता है कि जो ताजिकिस्तान का जो प्रेज़िडेंट है इमाम अली रहमान, उसने काफ़ी इक़दाम किए हैं उनके कंट्रीज़ में टू स्टेम आउट दीज़ रेडिकल इस्लामिस्ट्स, ठीक है? बट फिर भी आपको पता है कि रिसेंटली ये जो पर्कोलेट हुआ है अफ़गानिस्तान से, जो एक्सट्रीमिज़्म जो है, वो अभी सेंट्रल एशिया में काफ़ी फैला हुआ है। लोग जैसे कि उज़्बेकिस्तान में आप काफ़ी लोग रिलिजियस हो गए हैं वहाँ पर और वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक इनके लीडर्सों के लिए काफ़ी कंसर्न की बात है और उन्होंने स्टेप्स भी लिए हैं टू कर्ब दैट। बट अनफॉर्च्यूनेटली ये जो तजीक जो ये जो मिलिटेंट्स थे जो तुर्की में गए और ये रेडिकल जो इमाम है, जो मुल्ला जो हैं, जो उनको प्रीच करते हैं हेट्रेड, इनका आई गेस लिंक्स अभी फुल इन्वेस्टिगेशन आई एम श्योर होगा और उससे काफ़ी तथ्य बाहर आएँगे। पर जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ये जो इनके जो टेररिस्ट थे वो तुर्की से वो इंस्पायर हो गए हैं टू कैरी आउट अटैक्स और रशिया ने और ये चेचन आपको पता है चेचनिया में काफ़ी कॉकेसस में बड़ी तादाद है वहाँ पर मुसलमानों का और उनके नेबरिंग जो स्टेट है इमीडिएटली टू द वेस्ट इंगुशेटिया, वहाँ पे भी बड़ी मुस्लिम तादाद है और ये उनका जो लीडर है रमज़ान कादिरोव, उसने वार्न किया है कि आपने अगर चेचनिया के मुसलमानों को कुछ भी इसके इसके एक्शन में इसको भी कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो ये सिचुएशन है और रशिया में बहुत नाराज़गी है, बहुत हर्ट है, बहुत टेंशन्स हैं वहाँ पर और वहाँ पे अभी देखिए अभी मेडवेडेव ने भी कहा है कि
काफ़ी अल्फाज़ उनके भी बड़े तंज़ और तक सख्त रहे हैं। एंड अभी देखते हैं कि रशिया क्या कितने कितनी मैं मुझे लगता है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो दे विल गो टू एनी लेंथ्स टू गेट द गिल्टी टू जस्टिस। जी। तो आपको ये क्या लगता है, चूंकि अमेरिका तो कह रहा है, हमने तो 1.5 हफ्ते पहले ही उनको बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी व्लादिमीर पुतिन साहब ने उसको जो है उतना सीरियस लिया नहीं और अभी रिसेंटली अपना 6th टर्म भी जीते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या पुतिन साहब थोड़ा कंफ्यूज हैं यूक्रेन को लेकर के, विच कैन बी पॉसिबिलिटी, बिकॉज क्या कौन क्या कह रहा है ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो एक एक वार्निंग दी गई थी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? इज इट अ प्लॉय, डिकॉय, और वाज इट अ सीरियस वन? नो, इट्स अ सीरियस वन। आपको पता है कि यूएस के पास काफ़ी टूल्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, जो साइबर वॉरफेयर के, और काफ़ी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो ज़्यादातर इंटरनेट ट्रैफ़िक, लॉट ऑफ इट सर्वर्स आर ओरिजिनेटिंग इन द यूएस। तो ये जो कहते हैं चैटर, कहते हैं चैटर, दे डिटेक्ट सर्टेन चैटर, और ऑब्वियसली विद द मोस्ट एडवांस्ड एआई जिनके पास है, दे कैन मेक काइंड ऑफ दीज assertions, और दे कैन मेक पुट टू एंड टू टुगेदर टू फिगर आउट कि ये कहाँ से आ रहा है चैटर और क्या कहाँ डायरेक्टेड है। तो आई एम श्योर इन्होंने पिकअप किया होगा और रशिया को बताया भी होगा। बट आपको पता है कि जो यूएस और रशिया के बीच में डिस्ट्रस्ट है, ये बड़ा रीजन हो सकता है जहां पर रशिया ने यूएस के जो वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया होगा। और अब रशिया को थोड़ा सोचना भी चाहिए कि उनकी जो कॉपरेशन यूएस के साथ में बहाल करनी चाहिए, जस्ट फॉर देयर ओन सिक्योरिटी। और जी, दैट्स माय थिंग कि डेफिनेटली चैटर पिकअप किया होगा और यूएस के पास वो टूल्स अवेलेबल हैं। एंड या जी। तो आपको क्या लगता है ये पुतिन साहब की जैसा आपने कहा कि रशिया और अमेरिका के बीच में जिस तरीके का डिस्ट्रस्ट चल रहा है, ये पूरी तो वॉर ही डिस्ट्रस्ट का नतीजा है, ये नेटो और उसको लेकर के। तो क्या आपको लगता है कि पुतिन साहब ने वाकई में इसको, मतलब एक व्हाट कुड हैव बीन एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसको ओवरलुक कर दिया, या आपको अभी भी वो ये कह रहे हैं कि चूंकि उनका स्टेट मीडिया तो कल भी कह रहा था कि हमें तो पूरा यकीन है कि ये जो है व्लादिमीर जेलेंस्की का किया धरा है और इसमें यूक्रेन का हाथ है, तो इस इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे जो लगता है, जितना मैं तो सेंट्रल एशिया को काफ़ी डीपली स्टडी करता हूँ, जैसे कि ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उस सारा एरिया को। सर ये बात मेरा जो कंक्लूजन ये है कि जब ये बात निकली तो बड़ी दूर तक जाएगी। और आपको पता है कि रशिया का इस फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में बड़ा रीच है, इन्फ्लुएंस है, स्पेशली दीज रीजन्स। इसमें उसका नतीजा ये होगा कि रशिया, उनके पास मिलिट्री, उनके अलायंसेस भी हैं, ताजिकिस्तान और बाकी कंट्रीज का रशिया के साथ में गहरा डिफेंस पैक्ट्स भी है। इसको डायरेक्टली पुतिन उसको बड़ा लेवरेज करेगा। ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स जो हैं ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, और अब आपके तुर्कमेनिस्तान में और कज़ाकिस्तान में, ये इन पे बड़ा प्रेशर आएगा कि, और उनके जो बॉर्डर्स है ऑलरेडी हाईली रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर्स हैं बिटवीन कजाकिस्तान और रशिया के बीच में, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेशन हो रहे हैं। काफी हमारे इंडियंस भी जो अभी उनको वीजा मिला है ना, फ्री वीजा टू गो टू कजाकिस्तान, आपको तो पता है उसके बारे में, उनका वो दुरुपयोग करके वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके, आपको पता है कजाकिस्तान का बॉर्डर रशिया के साथ में बहुत बड़ा बॉर्डर है। तो वो ये सब काम करते हैं। पर हम उसको साइड पे रखते हुए तजीक लोग भी वहां पर जाने की दे व्हाट फुल थिंग, तो उस पे काफी फोकस रहेगा रशिया का कि आप अनडॉक्यूमेंटेड, अभी अगर आप उनके पास फ्री वीजा एक्सेस है रशिया को, उस पे वो रोक लगाएंगे किस तरह का। मुझे वो खदशा लग रहा है कि रशिया अब ओपन बॉर्डर्स नहीं रखेगा, और ये बहुत एडवर्सली अफेक्ट करेगा ये फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स को, क्योंकि वो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, दे आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फ्रॉम एन इकोनॉमी परस्पेक्टिव, तो उनको बहुत धक्का लगेगा। ये मेरी एनालिसिस है।
तो इसमें यूक्रेन वाला एंगल को क्या देखते हैं कि क्या वाकई में यूक्रेन की द्वारा किया जा सकता है या उसको आप रूल आउट करते हैं? मुझे देखो, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर कोई जैसे कि कोई मुस्लिम पर्सन होगा जो यूक्रेन से ताल्लुक होगा, पर वो इसमें शामिल होगा, जैसे कि तजिकिस्तान ले लो, राइट? उनके साथ में वो अलग एंगल होगा, पर ये आई मुझे नहीं लगता कि ये उससे कोई यूक्रेन गवर्नमेंट का कोई हाथ होगा। दिस इज प्योरली रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बेस्ड होगा। एन इंडिविजुअल, अगर मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि उनके नेशनैलिटीज क्या है, मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ देम वर फ्रॉम तजिकिस्तान। अगेन ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन से बाहर आ जाएगा, पर जो ऊपर ऊपर से जो खबरें आ रही हैं बेसिकली कि एक एक इंडिविजुअल जो यूक्रेन का एक मुसलमान है, उसका भी एक नाम आया है, पर उसको वो क्या कहते हैं, उसको वैलिडेट नहीं किया, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। पर अगर कहीं कॉन्टेक्स्ट या लिंक्स मिलता है तो इट इज नॉट ए यूक्रेन गवर्नमेंट की हाथ है, इसके अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक, द मोटिवेशन फॉर दिस अटैक। जी। तो अगर ये हम यूक्रेन का एक जो रोल है उसको रूल आउट कर दें अगर फॉर द टाइम बीइंग, तो फिर ये तो इस्लामिक जिहाद की एक नई चैप्टर है और तुर्की और रशिया के रिश्ते तो काफ़ी प्रभावित होंगे क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये चारों ताजिक जो थे रशिया में लीगली आने से पहले ये तुर्की में ही थे और एक एक जो कैप्चर्ड है उसने तो बयान भी दिया था कि उसको कोई प्रीचर था वो प्रीच कर रहा था। तो क्या देखते हैं बिकॉज़ कि रशिया में इस्लाम तो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है आई गेस और सून इट विल बी वन ऑफ द आई मीन इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री 20-25 साल में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर आप क्या देख रहे हैं रशिया के इस्लाम के साथ क्या रिलेशनशिप होगा? जी, जी, आपको मैं दो 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 एंगल्स यहाँ पर हैं। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि जो रक्का जो था कैपिटल ऑफ द इस्लामिक एमिरेट्स, जो आईएसआईएस का जो गढ़ था, जो 2004 में 14 में जो फॉर्म हुआ और 2000 आई थिंक 18 या 19 में खत्म हो गया आफ्टर एक्शन बाय यूएस। रशिया ने भी काफी एक्शन किए हैं, तो वो एंगल को आपको भूलना नहीं चाहिए। जितना रशिया ने आईएसआईएस को धक्का पहुंचाया है सीरिया और इराक में, नॉर्दर्न इराक, फॉर द आईएसआईएस के ऊपर, उनका पूरा जो एमिरेट्स को खत्म कर दिया, उनका जो लीडर था सुप्रीम लीडर अल बगदादी, उसको मार दिया। तो इसको आप भूले ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस काइंड ऑफ द रिवेंज। जितना रशिया ने नुकसान किया है आईएसआईएस का, वो भूला नहीं है। तो ये बड़ा मोटिव है ये एक्शन का, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के साथ में। और दूसरा जो एंगल है, जो आपने सही कहा, ये जो रशियन जो पॉपुलेशन जो इस्लाम में मानती है, वो आपको चेचनिया में नहीं मिलेगा, आपको इंगुशेटिया में भी मिलेगा, और यूरल माउंटेन्स में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर they are practicing Islam, but in a kind of a different way, but still they are practicing Islam. तो आप क्या, and this is one of the largest growing religions in Russia, और आप देखेंगे in a few years they will have a decent majority there, और उसकी तरफ जा रहा है। हाँ, तो अब अगर हम आपसे दूसरी तरफ आए कि इसका अगर मान लीजिए टर्की के इसके तार जुड़ते हैं या तुर्की के इमामों से इसके तार जुड़ते हैं क्योंकि जो आज मेडवेडेव साहब की जो वो आई ट्वीट, उन्होंने कहा कि कोई भी कंट्री ऑफ ओरिजिन हो और कोई भी पर्सन हो हम उसको जाके टारगेट करेंगे। तो फिर टर्की और रशिया से इसके संबंध आप कैसे जोड़ते हुए देखते हैं? फिर क्या इम्पैक्ट करेगा? बड़ा अच्छा सवाल है ये, मुझे बड़ा सबसे बड़ा कंसर्न करता है फ्रॉम टर्कीज पर्सपेक्टिव। आपको पता है कि वो जो ब्लैक सी में अभी जो तनाव चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, ठीक है, उसमें ब्लैक सी का जो हेडक्वार्टर्स है, ब्लैक सी जो फ्लीट जो है रशिया का, वो है सेवेस्टोपोल में, क्राइमिया में, ठीक है। और वो राहदारी देता है बेसिकली थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस टू द मेडिटरेनियन सी एंड एल्सवेयर, ठीक है। और
इनके बीच में ट्रेडिशनल टेंशन्स रहे हैं और आपको पता है एर्दोगान डजंट लाइक पुतिन एट ऑल। उनके बहुत तनाव चल रहे हैं, ठीक है? और ये जो एर्दोगान अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर समझता है, ठीक है? और उस पे प्रेशर रहेगा टू टेक एक्शन ऑन दिस वन। और मेरे हिसाब से रशिया को ने उसको उनका जो टर्की का जो इंटरेस्ट है ब्लैक सी में ट्रेडिंग का, उसमें काफी अफेक्ट करेगा। बिकॉज उनके जो ट्रेड्स चलते हैं अबखाजिया रीजन से और जो सोची जो है वहां पर, उस रीजन से जो ट्रेड चलते हैं उसको अफेक्ट करेगा। और आई बिलीव दैट ये इट्स नॉट गुड न्यूज फॉर टर्की एज वेल। अगर स्पेशली जो एस्टैब्लिश हो गया कि अगर कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर, अगर कोई भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्होंने इसको एनेबल किया और वो किस राउट से पहुंचे वहां पर, वो भी देखने लायक है कि वो डायरेक्टली पहुंचे या वो जॉर्जिया के थ्रू पहुंचे और या किस तरह दागिस्तान से पहुंचे। जी, तो उनको देखना पड़ेगा कि किस रूट से वो वहां पे पहुंचे। वो मैं इसलिए भी पूछ रहा क्योंकि टर्की ने अभी आपने जैसे बताया ये जो ट्रेड था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ मिल करके यूक्रेन और रशिया के बीच में ये ब्लैक सी वाला ट्रेड फैसिलिटेट करवाया था और टर्की को इसके लिए अभी पुरस्कृत भी किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो फिर अब एकदम से अचानक से चूंकि आप देखें अभी एक यूरोप में एक लहर चल रही है कि उन्होंने चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, सबने कहा है कि ये जो टर्की से इंपोर्टेड इमाम्स होते थे या रिलीजियस टीचर होते थे सबने बैन कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको रिलीजन सिखाना है तो आपको जर्मन में तो जर्मनी भाषा में सीखनी होगी, उसी में बताना होगा ताकि हम इसका रिकॉर्ड रख सके कि आप क्या बोलते हो और कैसे बोलते हो। सेम चीज फ्रांस ने भी किया। तो इसको देखते हुए कि इस तरीके का जो बैन लग रहा है और अगर रशिया इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि ये जो है ये इस्लामिक स्टेट का जो फैसिलिटेटर है, वो अगर स्टेट ना भी हो मगर कुछ इंडिविजुअल हैं जो कि टर्किश हैं या प्रीचर हैं या रिलीजियस प्रीचर हैं और वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं या टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे यूरोप कैसे इसको रिस्पॉन्स करेगा? वुड दे साइड विद टर्की और वुड दे साइड विद रशिया? उसका आंसर ये है कि वो फंस चुका है। He doesn't want to side with Turkey, nor does it want to side with Russia. आपको पता है कि जर्मनी में आपको तो शायद पता होगा, अच्छी तरह पता होगा कि कितने सारे टर्किश माइग्रेंट्स हैं, बहुत सारे तादाद में हैं। ये जर्मनी में बोलते हैं। और आपको पता है जो 2014 के बाद में जो इमिग्रेंट्स जो स्पेशली सीरिया और इराक से जो इमिग्रेंट्स जो निकले थे, उन्होंने टर्की से पास होकर यूरोप में दाखिल हो गए और ये सब कंट्रीज में जाकर सेटल हो गए हैं एज रेफ्यूजीज। और इनकी यूरोप को बड़ा प्रॉब्लम है इनसे, ड्यू टू दीज एक्सट्रीमिस्ट भी घुस चुके हैं। तो इनके उसके बीचों बीच ऑलरेडी है इश्यूज, इनको और इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, दे ऑलरेडी देयर एंड दिस इज अ बिग कंसर्न फॉर यूरोप। और उन्होंने ये उनको कैसे टैकल करना है, जैसे आपने कहा कि इनके जो खुतबा होता है, इनके जो होता है, दे शुड बी कंट्रोल्ड लाइक इट्स कंट्रोल्ड इन सऊदी अरेबिया एंड दे आर ट्राइंग टू डू दैट। बट इनके एक्सट्रीमिस्ट ऑलरेडी घुस चुके हैं वहां पर। और आपको पता है कि उनका जो ऑफिशियल मॉस्क होगा, शायद वहां पे वो खुतबा नहीं देंगे, वो छोटे छोटे गैदरिंग्स में खुतबा देंगे अपने हिसाब से। ये बड़ा कंसर्न है यूरोप को। और ये देखने वाली बात है वो यूरोप कैसे टैकल करता है इसको। अगर इनको हैवी हैंडेड तरीके से टैकल नहीं किया तो इनको जो रशिया में हुआ वो वहां पे भी झेलना पड़ेगा और मुझे बहुत डर है इस बात का। जी। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं कजाकिस्तान अलमाटी में था तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार वो सिक्योरिटी को लेकर के कजाकिस्तान की जो आर्मी थी उसके कर्नल साहब आकर के एड्रेस दिए, रशियन लैंग्वेज में दिए, मुस्लिम थे। पर उन्होंने जो ट्रांसलेशन करके हमको बताया गया कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मिडिल ईस्ट से यानी कि अरेबियन इलाके से जो इस तरीके के लोग आ रहे हैं जो कि हमारे बच्चों को बरगला रहे हैं, उनसे आप एज अ प्रोफेसर वॉच आउट कीजिए कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, ये सब वो समझा रहे थे। तो इसका मतलब ये कंसर्न तो वहां पर भी एक राइजिंग टाइड जो मैंने जो सेंट्रल एशिया में देखा है, देयर इज अ राइजिंग टाइड ऑफ इस्लाम, इसमें तो कोई शक नहीं। लोग जानना चाहते हैं, लोग मुस्लिम बनना चाहते हैं।
चूँकि जो रशियन जो यूएसएसआर का जो पॉलिटिकल सेटअप था, उसमें वो ये फ़ील करते हैं, चूँकि मैंने बच्चों से बातचीत की है और उन बच्चों ने मुझे बताया कि उनके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होते थे जब वो यूएसएसआर के समय में थे, तो कैसे अगर कुरान भी पकड़ ली जाती थी तो उनके हाथ-पैर तोड़ दिए जाते थे। बट जो मुझे सबसे स्ट्राइकिंग बात लगी कि मैंने 2-3 क्वेश्चन अपने बच्चों से पूछे थे कि मैंने एक बार पूछा कि कज़ाकिस्तान एक सुंदर कंट्री है, आप क्या चाहते हैं, कहाँ के लोग यहाँ आएँ? तो वो उन्होंने कहा हम सिर्फ़ चाहते हैं 2-3 जगह के लोग ही आएँ, चाइना, साउथ कोरिया, जापान इस टाइप की कंट्रीज़ बोला, फिर अरब बोला और फिर बोला उन्होंने रशिया। तो और जब मैंने ये भी पूछा कि आप रशियंस लैंग्वेज मिटाना चाहते हो अपने यहाँ से क्योंकि कज़ाकिस्तान लैंग्वेज का वहाँ पे एक वो चल रहा है कि हमारी लैंग्वेज है, व्हाई डू वी स्पीक लैंग्वेज? तो मेरी यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे थे ओवरवेलमिंगली सबने कहा कि नहीं हम रशियन लैंग्वेज को रखना चाहते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि हमारी क्लास में एक लड़का था, वो मतलब यूरोपियन ही था चूँकि कज़ाकिस्तान में मिक्स है पॉपुलेशन। तो उसने भरे क्लास में इस्लाम को क्रिटिसाइज़ किया और जो वर्ड उसने उन्होंने कहा इट्स अ नोटोरियस रिलीजन। भरे क्लास में और उस क्लास में मेजॉरिटी लड़के जो थे वो मुस्लिम अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करते थे। ठीक है ना? हालाँकि वो कन्फ्यूज़ थे कि हम कौन हैं और इस्लाम से हमारा क्या रिश्ता है और ये है तो कई बच्चे तो मेरे अभी भी टच में हैं जो ये सब बातें अक्सर पूछते रहते हैं कि सर क्या है, क्या नहीं है। बट अच्छा वहाँ पे भी जो उनके सबसे अच्छे टीचर्स थे वो बाय द वे इंडियंस थे जो उनको इस्लाम सिखाते थे। तो दैट इज़ आल्सो अ फैक्टर। तो इसको सम अप यूँ करते हैं कि अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ रशिया के रिश्ते अब कैसे होंगे? क्या रशिया और प्रेशराइज़ करेगा कि आप इस तरीके के फोर्सेस को कंट्रोल करो? फिर अफ़गानिस्तान के साथ रिश्ते कैसे होंगे? चाइना का रोल क्या देखते हैं आप? Now, how do you see this having an impact on the Central Asian aspect of Russia and Central Asia, Russia and China, Russia and Afghanistan? बहुत सख्त होगा। ये बहुत सख्त होगा अगर आप देखेंगे रशिया के जो ओपन बॉर्डर्स पॉलिसीज़ जो है विथ दीज़ सोवियत रिपब्लिक्स, स्पेशली ताजिकिस्तान, of all of the Soviet republics, except for Moldova or Tajikistan, they are the poorest. And they are highly dependent on Russia for employment. और ये उसको बहुत एडवर्सली इफेक्ट करेगा अपार्ट फ्रॉम द अदर रिपब्लिक्स एज वेल। और आपको पता है कि तजिकिस्तान और रशिया का डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, उनको किर्गिस्तान से या उज़्बेकिस्तान से डायरेक्टली उनको कज़ाकिस्तान से फिर जाना पड़ता है वहाँ पर, तो उनके लिए बहुत दिक्कतें आएँगी। इट्स ऑल्सो फॉर उज़्बेक एंड अदर कंट्रीज़ बहुत सख्त होगा। रशिया बिल्कुल शट डाउन करेगा, उनको पता फिर डॉक्यूमेंट करेगा कि भाई हमारी कंट्री में कौन आ रहा है, कैसे डॉक्यूमेंट करना है, कैसे उनको पूछताछ होगा, बहुत डिटेल्ड पूछताछ होगा। उनके स्किल सेट्स देखेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या और स्पेशली इनके जो लीडर्स जो हैं इन कंट्रीज़ के जैसे कि इमाम अली रहमान तो मैं तो तजीक उनके लीडरशिप में ज़रा देखता हूँ वहाँ पर क्लोज़ली। उनको और उनका प्रेशर तो था और भी प्रेशर है उनको, क्योंकि उनका बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान से, तो दे आर ऑलरेडी अवेयर कि भाई एक्सट्रीमिज़्म उनके कंट्री में नहीं जाना चाहिए, ऑलरेडी ऑस्मोसिस के थ्रू सीप इन हो रहा है। उसको अवॉइड करने के लिए वो ऑलरेडी उन्होंने इक़दाम लिए हैं, पर ये प्रेशर जो अभी पुतिन से आएगा, that will be probably unbearable for them and it's going to affect their GDP and their national economy because उनके जो उनका जो workforce है, they will be directly impacted by this in the coming months and years. तो मुझे वो दिख रहा है कि especially these Central Asian republics will be adversely affected by this. And Putin will not allow anyone to come inside the country and do what they please. This is their 26/11 moment, you can say, for Russia. जी, आई होप आपकी बात सही है और मैं इसको ऐसे एंड करूँगा कि अभी 2 साल पहले ही रशिया के ग्रैंड मुफ्ती ने कहा था कि विदिन बाय 2030 1/3 of the population of Russia would be Islam, practicing Islam. That means more mosque coming up. और वो अब रशिया कैसे उसको टैकल करेगा बिकॉज़ 30% इज़ अ सब्सटेंशियल नंबर
और वो कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे। क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द नॉन प्रोक्रिएशन, वन ऑफ द रीजंस की ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका रीजन है हायर रेट ऑफ बर्थ। जो लोकल यूरोपियन पीपल है उनके में वो रेट ऑफ बर्थ नहीं है। So this will be one of the consequences. So we'll see कि how Russia will tackle these things. चेचन प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया है, अब ये नया फ्रंट पे आ रहा है. What is the future for Russia? Only time will tell. But Levi ji, thank you for your expert comments and enlightening us with your very precise and analytical viewpoint. So हम आपको वक्त वक्त पे फिर से परेशान करते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे। और सभी दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि हमारे मित्र लेवी जी का जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सब्सक्राइब करें और देखें। वो इस तरीके के बहुत से एक्सपर्ट व्यूज़ उनके चैनल पे आपको सुनने को मिलते रहेंगे। वो और उनकी टीम काफ़ी डीप रिसर्च करके ये सब इन्फॉर्मेशन आप तक लाते हैं और वो इसका प्रयास भी कर रहे हैं। सो लेवी जी, आपको आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल बहुत ग्रो करेगा और हमारे चैनल पे चाहे भले आप 1 मिलियन भी हो जाए, आई होप कि आप आते रहेंगे और हम लोग को अपना जो नॉलेज है वो शेयर करते रहेंगे। आप सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए तो मैं सदैव ऋणी रहूंगा। आपने इतना सपोर्ट किया और बहुत बहुत शुक्रिया आप बुलाने के लिए आपके चैनल पे। इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड अ प्लेजर। थैंक यू। Thank you so much, Levi bhai. And so for until we meet next, Ram Ram. जय हिंद। जय हिंद।